अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं अब्दुल अलीम सर आप लोगों के सामने इल्म दिफ़ा की अगली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर हूँ। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। भारत की दिफ़ाई पॉलिसी मुल्क की आज़ादी से लेकर आज तक भारत के दिफ़ाई मामलात को 4 मराहिल में तकसीम किया गया है, जिसका पहला मरहला सन 1947 से 1962 तक का है। इस मरहले में भारत की दिफ़ाई पॉलिसी क्या थी, इसके अलावा उस वक्त के बैनुल अक़वामी हालात क्या थे, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैनुल अक़वामी सूरत हाल की। 1947 से जब भारत आज़ाद हुआ उस वक्त बैनुल अक़वामी सूरत हाल क्या थी। देखिए, उस वक्त सन 1945 में दूसरी आलमी जंग का ख़ात्मा हुआ था और भारत आज़ाद हुआ था। भारत के साथ साथ एशिया और अफ्रीका में बहुत सारे ऐसे ममालिक थे जो इस वक्त आज़ाद हुए थे और ये वो दौर था जब दुनिया दो गिरोह में बढ़ती हुई चली जा रही थी। दो सुपर पावर मुल्क अमेरिका और रूस का उरूज हो रहा था। दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी, लेकिन यही सर्द जंग के दौर का आगाज़ भी था। बात करते हैं हम लोग सर्द जंग के दौर की, तो दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो रही थी। एक ग्रुप था अमेरिका का, इसकी सरबराही में मगरबी दुनिया के जो ममालिक थे ये अमेरिका के सरबराही में थे। इसमें ज़्यादातर ममालिक सरमायादाराना निज़ाम अपनाए हुए थे और रूस की सरबराही में जो ममालिक थे वो तकरीबन यूरोप, चीन और मशरक़ी यूरोप के कुछ ममालिक थे। इनका नज़रिया इश्तिराकियत का था। इस तरीके से दुनिया पूरी तरीके से दो हिस्सों में, दो ग्रुप में बढ़ती हुई चली जा रही थी। नक्शे में अगर आप लोग देखें तो आप लोगों को जो लाल कलर का ममालिक नज़र आ रहे हैं ये रूस और उसके हामी ममालिक थे, जबकि डार्क ब्लू कलर का जो नक्शे नज़र आ रहे हैं, जो ममालिक नज़र आ रहे हैं, ये अमेरिका और उसके हामी ममालिक थे। इसके अलावा जो हल्के लाल, भारत के ऊपर जो हल्के लाल कलर के ममालिक नज़र आ रहे हैं ये रूस के साथ थे और हल्के ब्लू रंग के ममालिक जो नज़र आ रहे हैं ये डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली तौर पर अमेरिका और उसके साथ थे। जबकि भारत और भारत की तरह नज़र आने वाले जो दीगर ममालिक थे ये गैर जानिबदार थे। इन्होंने गैर जानिबदाराना रुख इख्तियार किया था। ये गैर वाबस्तगी की तहरीक का आगाज़ था। इस ग्रुप की पहली कॉन्फ्रेंस यूगोस्लाविया के दारुल हुकूमत यानी कि सदर मुकाम बेलग्राद में सन 1961 में हुई थी। उस वक्त भारत के जो वज़ीर आज़म थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और इसके अलावा घाना के निक्रोमा, मिस्र के नासिर, इंडोनेशिया के सुकरानो और यूगोस्लाविया के टीटो, ये अहम लीडरान थे जिन्होंने गैर वाबस्ता तहरीक की बुनियाद रखी थी। इन्होंने गैर वाबस्तगी का जो तस्वुर था दो उसूलों पर बनाया था। एक था आलमी वाक़यात की आज़ाद तफ़हीम और दूसरा था अमन पसंदाना नुक्ते नज़र, यानी कि ये लोग अमन चाहते थे, जबकि सर्द जंग की वजह से दुनिया के कई ममालिक के दरमियान में इख्तिलाफात बढ़ते हुए चले जा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि किसी भी वक्त तीसरी आलमी जंग का आगाज़ हो सकता है। आइए कुछ इजाफी मालूमात हासिल करते हैं कि सर्द जंग के वक्त जो फ़ौजी इत्तेहाद हुए थे वो कौन से थे और किस तरह के थे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अमेरिका के फ़ौजी इत्तेहाद की। तो इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले नाटो, जिसका क़याम 1949 में हुआ था। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मगरबी ममालिक ने मिलकर, देखिए नक्शे में आप लोगों को बाएं जानिब जो नक्शा नज़र आ रहा है उसमें ब्लू कलर के जो ममालिक नज़र आ रहे हैं ये नेटो वाले ममालिक थे। इन्होंने मिलकर फ़ौजी इत्तेहाद किया था। इसके अलावा एनजीओस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन्होंने अमेरिका की ज़ेर क़यादत में ये मुआहदा किया था सन 1951 में। इसके अलावा था सीटो जो 1954 में किया गया था, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नक्शे में आप लोगों को नज़र आ रहा होगा दुनिया के बेशतर ममालिक इस मुआहदे के साथ जुड़े हुए थे। और एक और मुआहदा था जो अमेरिका की ज़ेर सरपरस्ती हुआ था, सेंटो, जो 1955 में हुआ था, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इन फौजी इत्तेहाद का मकसद ये था कि अगर किसी भी मुल्क के ऊपर कोई हमला होता है तो ये सारे ममालिक इकट्ठा होकर, मुत्तहिद होकर उसका मुकाबला करेंगे। ऐसे ही कुछ इत्तेहाद रूस ने भी किया था। रूस ने सबसे पहले 1950 में चीन के साथ फौजी मुआहदा किया था। देखिए उस वक्त रूस सोवियत रूस था
और दुनिया का सबसे रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क था, और दूसरे नंबर पर था चीन। इन दोनों ममालिक का एक साथ इकट्ठे फौजी मुआहदे करना ये पूरी दुनिया के लिए खतरा था, क्योंकि इन दोनों ममालिक के पास बहुत बड़ी फौजी ताकत मौजूद थी। ऐसा ही एक मुआहदा हुआ था 1955 में, जिसे वारसा पैक्ट या वारसा मुआहदा कहा जाता है। इसमें सोवियत रूस और मशरकी यूरोप के कम्युनिस्ट ममालिक, ऐसे ममालिक जहाँ पर कम्युनिस्ट हुकूमतें थी, इनके दरमियान में ये मुआहदा हुआ था। देखिए आप लोगों को नक्शे में नज़र आ रहा होगा, ये लाल कलर के जो ममालिक नज़र आ रहे हैं ये सब कम्युनिस्ट ममालिक थे। इनके साथ मिलकर रूस ने एक बड़ा फौजी मुआहदा किया हुआ था। इन फौजी मुआहदों की वजह से दुनिया पर फिर से तीसरी आलमी जंग का खतरा मंडराने लगा था। लेकिन ऐसे में गैर वाबस्ता तहरीक का उरूज हुआ था। गैर वाबस्ता ममालिक ने, जो 1961 में इनकी पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पर कुछ म्यार तय किए थे कि वो कौन होंगे, कौन से ममालिक होंगे जो इस तहरीक से जुड़ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला म्यार ये था कि मुख्तलिफ सियासी और समाजी निज़ाम रखने वाले और अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी को बरकरार रखने के लिए खुद की दिफाई पॉलिसी बनाने वाली ममालिक, है ना, ये जुमला अहम था। खुद की दिफाई पॉलिसी बनाने वाले ममालिक, यानी कि किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में ना रहते हुए, किसी के ज़ेर इक़्तिदार ना रहते हुए खुद की पॉलिसियाँ बनाने वाले ममालिक। दूसरा मेयार था कौमी आज़ादी की तहरीकों की हिमायत करने वाले ममालिक, है ना। ऐसे ममालिक जो अब भी किसी न किसी की कैद में थे, वो लोग अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, ऐसे ममालिक की हिमायत करने वाले ममालिक को गैर वाबस्ता तहरीक में शामिल किया गया था। इसके अलावा सर्द जंग की वजह से वजूद में आए सुपर पावर्स, यानी कि अमेरिका, रूस के किसी भी गिरोह में शामिल ना होने वाले ममालिक, यानी ऐसे ममालिक जो ना अमेरिका के साथ थे और ना ही रूस के साथ थे, ऐसे ममालिक। चौथा था सुपर पावर ममालिक के तनाज़े में किसी भी दो तरफा या फौजी इत्तेहाद में शामिल ना होने वाले ममालिक। जैसा कि हमने पिछली खाके में देखा कि फ़ौजी इत्तेहादात हुए थे, तो ऐसे ममालिक जो इस फ़ौजी इत्तेहाद में शामिल नहीं थे, ऐसे लोगों को इसमें शामिल किया गया था। और पाँचवा मेयार था सुपर पावर्स के माबैन तनाज़ात में जिन ममालिक ने गैर मुल्की ताकतों को अपनी सरजमीन पर फ़ौजी अड्डे कायम करने की इजाज़त नहीं दिया, ऐसे ममालिक। कुछ ऐसे भी ममालिक थे जिन्होंने डायरेक्टली इनके साथ शामिल ना होते हुए बल्कि अपनी ज़मीन इस्तेमाल करने के लिए दी थी, अपने फ़ौजी, अपने असलाजात इस्तेमाल करने के लिए दिए थे। तो ऐसे ममालिक को भी नॉन अलाइन मूवमेंट में शामिल नहीं किया गया था, बल्कि एक म्यार रखा गया था जो किसी भी तरह से उनकी मदद नहीं करते हैं, सिर्फ ऐसे ही ममालिक को इसमें शामिल किया गया था। अगर नॉन अलाइन ममालिक की बात की जाए तो भारत इसमें अहम किरदार अदा कर रहा था। नक्शे में आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि भारत और उसके साथ दीगर ममालिक कौन कौन से थे, है ना। ये दरमियान में एक छोटा सा हिस्सा नज़र आ रहा है, जो अगर हम लोग गौर से इस नक्शे को देखें तो जो लाल कलर वाले ममालिक हैं, यानी कि रूस के हामी, और उसके बिल्कुल बाजू में है डार्क ब्लू कलर वाले, यानी कि अमेरिका के हामी ममालिक। उनके दरमियान में एक छोटा सा मुल्क था जिसने गैर वाबस्ता तहरीक से जुड़ने का फैसला किया था। भारत ने पूरी तरीके से इस मुल्क का सपोर्ट भी किया हुआ था। बात करते हैं उस दौर की, यानी कि पहले मरहले की भारत की पॉलिसियों की। तो उस वक्त आज़ादी से कुछ वक्फा पहले 7 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो उस वक्त कांग्रेस के बड़े लीडर थे, उन्होंने रेडियो के ज़रिए खिताब में दुनिया के बारे में भारत के नज़रिए और उसकी दिफाई पॉलिसी का खाका पेश किया। ये तकरीबन जब भारत को आज़ादी देने के लिए कवानीन बनाए जा रहे थे, उस वक्त ये ऐलान हुआ था। उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम उन ममालिक के गिरोह की ताकत से जहाँ तक मुमकिन हो दूर रहने की कोशिश करेंगे जिन्होंने एक दूसरे के खिलाफ बरतरी हासिल करके दुनिया को जंग अजीम की तरफ राग़िब किया है, ढकेल दिया है ना। यानी कि साफ तौर पर इन्होंने कहा था कि ना हम रूस का साथ देंगे और ना ही अमेरिका का साथ देंगे। इन्होंने खुद को सर्द जंग के तनाज़े से दूर रहने के लिए पहले ही इशारा दे दिया था, यानी कि आज़ादी से पहले ही भारत ने साफ कर दिया था कि वो ना तो रूस के साथ जाएगा और ना ही अमेरिका के साथ जाएगा। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की दिफाई पॉलिसी को पूरी तरीके से बयान किया था। उन्होंने 2 उसूल अपनाए थे: आलमी वाक़यात का आज़ादाना जायज़ा और पुरअमन रास्ते का
फ़रोग़, यानी कि बैनुल अक़वामी सतह पर जो भी बातें हो रही है, जो भी चीज़ें हो रही है, जो भी वाक़यात हादसात रूनुमा हो रहे हैं, उसका आज़ादाना जायज़ा लेगा। वो किसी के साथ मिलकर काम नहीं करेगा और पुरअमन रास्ते का फ़रोग़, यानी कि दुनिया में अमन कायम करने के लिए भारत हमेशा कोशा रहेगा। हालांकि ये जो दौर था, ये सर्द जंग में जद्दोजहद का वक्त था। भारत फौजी मुहाज से ख़ुद को दूर रखना चाहता था, इसलिए दूर रखना चाहता था क्योंकि भारत जस्ट आज़ाद हुआ था और वो अपने आप को किसी भी तरीके से किसी गिरोह में डालकर फिर से दूसरों के ज़ेर इक़्तिदार जाना नहीं चाहता था। भारत ज़हनी सुकून चाहता था ताकि वो आसानी के साथ अपने मुल्क की तरक्की कर सके। तो इसके लिए भारत ने क्या किया था, 2 पॉलिसियाँ अपनाई थी। एक, एशिया और अफ्रीका के ममालिक के माबैन इलाक़ाई ताउन को फ़रोग़ देना है। इस मकसद के तहत भारत ने आज़ादी के फ़ौरन बाद 1947 में दिल्ली में इलाक़ाइयत को फ़रोग़ देने के लिए एशियाई ममालिक की एक कॉन्फ्रेंस बुलवाई थी। इसमें एशिया के ऐसे ममालिक जो ना रूस के साथ थे और ना ही अमेरिका के साथ थे, ऐसे ममालिक को इसमें शामिल किया गया था। इन्होंने कॉन्फ्रेंस बुलाई। इसके अलावा गैर वाबस्ता तहरीक की पॉलिसी पर अमल पैरा होना, है ना, ये भारत का दूसरा अहम उसूल था कि हम लोग गैर वाबस्ता की तहरीक पर अमल पैरा हो गए। इसी के तहत इन्होंने एक दूसरी कॉन्फ्रेंस बुलाई थी इंडोनेशिया के शहर बांडुंग में सन 1955 में। ये पहली एफ्रो एशियाई कॉन्फ्रेंस थी, यानी कि अफ्रीका और एशियाई ममालिक की ये पहली कॉन्फ्रेंस थी। इसमें ऐसे ममालिक शामिल थे जो ना अमेरिका के साथ थे ना रूस के साथ थे। एशिया और अफ्रीका खित्ते का क्या किरदार हो सकता है, इन्होंने बैनुल अक़वामी सियासत में इनका किरदार क्या हो सकता है, इस पर बातचीत की। बांडुंग की जो कॉन्फ्रेंस थी एक तारीख़ी कॉन्फ्रेंस कहलाती है क्योंकि इससे पहले तक 2 बर्र-ए-आज़मों के ममालिक के दरमियान ऐसी कोई भी कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी, है ना। और ये कॉन्फ्रेंस इलाक़ाइयत को फैलाने में काफ़ी मददगार साबित भी हुई थी। अगर हम लोग नक्शे में देखें नीचे की तरफ तो देखिए ये जो पट्टा नज़र आ रहा है लाल पीले दायरे के अंदर, ये पट्टा, इस पट्टे के तकरीबन तमाम ममालिक इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे। और हम लोग अगर इसे दुनिया के नक्शे में अगर देखें तो ये इलाके बैनुल अक़वामी तिजारत के लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत वाले माने जाते थे। यहाँ पर अहम बंदरगाहें भी थे, अहम समंदरी रास्ते भी यहाँ पर मौजूद थे। इनका इकट्ठा होकर काम करना दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो रहा था। एक इजाफी मालूमात हम लोग हासिल कर लेते हैं कि इलाक़ाइयत क्या है। इलाक़ाई तंजीमें उस वक्त तश्कील पाती हैं जब एक ख़ास खित्ते के ममालिक बाहमी, यानी कि आपसी ताउन के जज्बे के साथ इकट्ठे होते हैं। अपने कौमी मुफादात के फ़रोग़ के लिए एक दूसरे के ताउन से ग्रुप बनते हैं। कौमी मुफाद यानी कि मुल्क के मुफाद की खातिर ये लोग एक दूसरे का ताउन करते हैं। इसके ज़रिए अपनी ख़ुद मुख्तार और मखसूस शनाख्त कायम करने की कोशिश करते हैं। ऐसी तंजीमों को इलाक़ाई तंजीमें कहा जाता है, यानी कि कुछ ममालिक, एक ही खित्ते के ममालिक एक दूसरे के मुफाद के लिए काम करते हैं, एक दूसरे की ख़ुद मुख्तारी के लिए ये लोग काम करते हैं। इसी को इलाक़ाई तंजीमें कहा जाता है। इलाक़ाई सतह पर एक दूसरे के साथ ताउन करने के अमल को रीजनलिज़म कहते हैं। अब ये रीजनलिज़म क्या होता है, ये ज़राए अबलाग, मवासलात, तवानाई की पैदावार, सेहत जैसे मामलात में एक दूसरे का ताउन करते हैं। इसकी अगर मिसालों की बात करें तो यूरोपीय यूनियन, ये यूरोप के कुछ मालिक जो आपको नक्शे में नज़र आ रहा है, इन्होंने मिलकर भी एक इलाक़ाई तंजीम बनाई थी। इनका मकसद ये था कि भाई हम आपस में एक दूसरे के मुफाद के लिए काम करेंगे। ऐसी एक तंजीम बनी थी आसियान के नाम से। जुनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक की ये तंजीम थी जिसमें थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर, लाओस, इंडोनेशिया, म्यांमार, मलेशिया, ब्रूनेई और फ़िलिपीन जैसे ममालिक शामिल थे। ऐसी एक इलाक़ाई तंजीम बनी थी सार्क के नाम से, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और अफ़गानिस्तान जैसे ममालिक थे। इलाक़ाई तौर पर ये लोग अपने सारे कौमी मुफादात के लिए काम किया करते थे। बात करते हैं इस अहद में भारत की सलामती के लिए बहुत सारे चैलेंज खड़े कर दिए थे, यानी कि बहुत सारे मसाइल थे। भारत को बहुत सारे मसाइल का सामना इस दौर में करना पड़ा था। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 1947-48 की भारत पाक जंग की। देखिए जैसे ही भारत आज़ाद हुआ था, ये उस वक्त का नक्शा आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। जब भारत आज़ाद हुआ तो ये स्लेटी कलर में जो आप लोगों को ममालिक नज़र आ रहे हैं, जैसे कि कश्मीर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये एक ऐसा इलाका था जो ना भारत में शामिल था ना ही पाकिस्तान में शामिल था।
ऐसे में जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, पाकिस्तान बना, तो 1948 में पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर हमला कर दिया था। उस वक्त कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी, भारत ने कश्मीर की मदद की और पहली जंग भारत और पाकिस्तान के दरमियान में लड़ी गई थी। भारत ने जंग में कामयाबी हासिल की और कश्मीर को भारत का हिस्सा बना लिया गया था। ऐसे ही मसाइल आए थे कौमी यकजहती के लिए, क्योंकि आज़ादी के फ़ौरन बाद ये दूसरे जो इलाके आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, हैदराबाद, जूनागढ़ और गोवा, ये ऐसे ममालिक थे जो भारत में शामिल नहीं थे। भारत को इन ममालिक को अपने में शामिल करने के लिए फ़ौजी कार्रवाइयाँ करनी पड़ी थी, ख़ास तौर से गोवा, क्योंकि ये पुर्तगीज़ों के कब्ज़े में था। तो भारत ने यहाँ पर भी फ़ौजी कार्रवाई किया और इस इलाके को भी अपने कब्ज़े में कर लिया था। तीसरा है मसला था हिमालय में हमसाए ममालिक का। अगर हम लोग भारत के शुमाली हिस्से को देखें तो हिमालय पहाड़ी सिलसिलों से लगकर यहाँ पर नेपाल, भूटान और तिब्बत जैसे ममालिक हैं। इन ममालिक के साथ भारत ने सलामती के माहदे किए थे। सलामती के माहदे यानी ये था कि भाई इन ममालिक का, जो आप लोगों को नक्शे में नज़र आ रहा है, नेपाल, भूटान और तिब्बत, इन ममालिक को भारत चीन से बचाने की जिम्मेदारी निभाएगा। यानी क्या है, ये तीनों ममालिक अगर दिफाई और माशी एतबार से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर ममालिक थे और रकबे के लिहाज से भी काफ़ी छोटे ममालिक थे। इसीलिए भारत ने इन तीनों ममालिक के साथ मुआहदे किए थे कि अगर कोई से मुराद चीन इन पर हमला करेगा तो भारत इसकी पूरी तरीके से मदद करेगा। लेकिन उसी वक्त चीन में सन 1950 में कम्युनिस्ट हुकूमत का खात्मा हुआ, क़याम हुआ। इस हुकूमत को, यानी कि कम्युनिस्ट हुकूमत को जिसकी क़यादत माओ ज़ेडुंग के पास थी, इस हुकूमत को मंजूरी देने वाला भारत पहला मुल्क था। हालांकि भारत ने एक अच्छे पड़ोसी का फ़र्ज निभाया था। चीन में जो कम्युनिस्ट हुकूमत कायम हुई थी उसको मंजूरी दी थी। ऐसा लग रहा था कि दोनों ममालिक के दरमियान में दोस्ती के ताल्लुकात कायम हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक साल बाद ही, यानी कि 1950 में चीन और भारत के दरमियान में तनाव बढ़ने लगा। हुआ यूं कि चीन ने तिब्बत पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया था। अब पहले जो माहिदा हुआ था उसके तहत तिब्बत की हिफाजत की जिम्मेदारी भारत की थी, लेकिन चीन ने जबरन फौज का इस्तेमाल करके तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। इस मसले को हल करने के लिए भारत और चीन ने 1954 में तिब्बत माहिदे पर दस्तखत किए। ये माहिदा पंचशील उसूलों पर मबनी था। ये उसूल क्या थे, हम लोग अगली आगे देखते हैं। भारत और चीन के दरमियान में मुआहदा तो हो गया था कि भाई दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, अब कोई किसी के ऊपर हमला नहीं करेगा। वो सारे मुआहदे पंचशील के तहत हो चुके थे, लेकिन इसके बाद भी 1958 में अक्साई चीन, दायरे में, आप ब्लू दायरे में आप लोग को नज़र आ रहा होगा, अक्साई चीन को लेकर भारत और चीन के दरमियान में तनाज़ा बढ़ा। और इस तरफ अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन लकीर को लेकर दोनों के दरमियान में इख्तिलाफात बढ़े। नतीजा सन 1962 में भारत और चीन के दरमियान में जंग शुरू हुई, जिसमें चीन ने भारत को आसानी से शिकस्त दे दी और अक्साई चीन का इलाका अपने कब्जे में कर लिया था। अब हम लोग बात करते हैं 1954 में भारत और चीन के दरमियान में जो मुआहदा हुआ था, पंचशील मुआहदे के ऊपर जो मबनी था, वो मुआहदा क्या था। दोनों ममालिक एक दूसरे की इलाकाई सालमियत और ख़ुद मुख्तारी का एहतराम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, है ना। दोनों ने कहा था कि हम लोग किसी के इलाके में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, हम लोग एक दूसरे की सलामती को कायम रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी बात, कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क पर हमला नहीं करेगा, यानी कि जारहियत ना करने का मुआहदा था। लेकिन 1962 में चीन ने जारहाना कार्रवाई करके भारत पर कब्जा किया हुआ था। तीसरा मुद्दा ये था कि कोई भी मुल्क दूसरे के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगा, लेकिन ये चीज़ भी कायम नहीं हो पाई। चीन ने भारत के अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों में बार बार मुदाखलत जारी रखी हुई थी। चौथी बात थी, दोनों ममालिक मसावत और बाहमी फ़ायदे, यानी कि एक दूसरे के फ़ायदे के लिए काम करते रहेंगे, लेकिन चीन ने इस बात पर भी चीन कायम नहीं रहा। दोनों ममालिक पुरअमन हालात पर कायम रहेंगे, लेकिन चीन ने जारहियत करके, जारहाना कार्रवाई करके उस माहौल को ख़राब कर दिया था। दूसरा मरहला शुरू करते हैं हम लोग। 1962 से 1971 तक का ये मरहला था। लेकिन इस मरहले की अगर हम लोग बात करें तो ये मरहला फ़िलहाल जो 25% सिलेबस हमारा कम किया गया है, उसके मुताबिक ये मरहला इस साल हमें सिलेबस में पढ़ना नहीं है। तो इंशाअल्लाह हम लोग अगली वीडियो में तीसरे मरहले के साथ शुरुआत करेंगे।
उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर